गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालीन। इसमें हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, जिसमें हमने एनालीन से एल्केन बनाना सीखा था। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दैट इज़ CH3MgBr, CH3MgI, आप कुछ भी ले सकते हो। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RMgX, जहाँ पर R कोई एल्किल ग्रुप होता है और X कोई हैलाइड होता है। तो जब हमारा एनालीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो एल्केन होगा, और एल्केन में कार्बन के नंबर्स क्या होंगे ये डिपेंड करता है इस R पर। अगर आपने यहाँ पर मेथल ग्रुप लिया तो मीथेन बनेगा, एथिल ग्रुप लिया तो इथेन बनेगा, प्रोपिल ग्रुप लिया प्रोपेन बनेगा, और इसी तरह से कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। जो हमारा एनालीन है उसकी अभिक्रिया पढ़ी थी हमने कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2, तो उसमें कार्बोनिल है CO और क्लोराइड है Cl2। तो जब एनालीन की रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ हो रही थी तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो NH2 में जो 2H होते हैं वो Cl2 के साथ निकल जाते हैं HCl के फॉर्म में, और जो CO ग्रुप है वो जाकर के डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और बन जाता है NCO। अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है NC, जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, उसमें जब O जुड़ जाता है तो कंपाउंड बन जाता है आइसोसाइनेट। तो हमारा बना था फेनल आइसोसाइनेट, फॉर्मूला था C6H5NCO। ये अभी तक का हमारा एक्सप्लेनेशन था। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि है सबसे पहला रिएक्शन विद CS2 क्या है CS2 का नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही CS2 होती है कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर एनालीन के दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी। तो हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए 2C6H5NH2, और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो ये जो H2 देख रहे हैं ये सल्फर के साथ मिल करके क्या बना लेगा, H2S गैस बना लेता है। तो यहाँ पर H2S गैस जो है वो निकल जाती है और ये सल्फर जा करके इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर ये जो सल्फर नहीं है, जो कार्बन सल्फाइड है CS जो है, यहाँ पर दो बॉन्ड खाली होंगे, तो एक एक बॉन्ड जो है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के एक एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए किस तरह से C6H5N C6H5N, ये दो मॉलिक्यूल हमारे यहाँ बचे थे, मैंने इस तरह से लिख लिया। और कार्बन के डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से जाकर इधर जुड़ जाते हैं और ये हो जाता है CS, और इसका नाम पड़ जाता है डाइफेनिल थायोयूरिया। अब ये नाम कहाँ से आया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2C डबल बॉन्ड O और NH2, ये होती है हमारी नॉर्मल यूरिया। जब हम यहाँ पर NH2 ग्रुप लेते हैं और उसको CO से जोड़ देते हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ NH2 नहीं है, यहाँ पर है C6H5N। तो ये हमारा हो गया फेनल ग्रुप। तो दो फेनल ग्रुप है तो नाम हो गया डाइफेनल। और मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं तो थायो वर्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम पड़ गया थायोयूरिया। पूरा नाम क्या पड़ जाएगा, डाइफेनल थायोयूरिया। पूरा नाम इसका क्या हो गया, डाइफेनल थायोयूरिया। तो ये हमारा कंपाउंड कब बन रहा है, जो हमारी दो एनालीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो किससे रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। H2S गैस निकल जाती है और जो रिएक्शन है ये KOH की प्रेजेंस में होती है। आपको हीट करना होता है, मतलब अल्कोहलिक मीडियम में हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे। जब भी आपको बोला जाता है कि अल्कोहलिक मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है, बेसिक मीडियम लेना है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों कंपाउंड में से जो भी कंपाउंड आपका सॉलिड फॉर्म में होगा या अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आपको उसको सबसे पहले किसी अल्कोहल, किसी एसिड या किसी बेस में डिसॉल्व करना है, उसको घोल लेना है, उसका विलयन बना लेना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपका जो विलयन है अगर अल्कोहल में घोला तो अल्कोहलिक बन जाएगा, अगर आपने उसको एसिड में घोला तो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अम्लीय विलयन हो जाएगा। किसी क्षार में घोलेंगे तो क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो उसको बना करके फिर इसमें दूसरा रिएजेंट डालेंगे जो आपको रिएक्शन करानी है। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करानी तो कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया उसमें और उसको हीट कर दिया और वो रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी।
अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन की, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो यहाँ पर हम एनिलीन में ऑक्सीडेशन कराते समय अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट में एक तरफ ऑक्सीकारक लिखे हुए हैं यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ उनसे बनने वाला उत्पाद यानी दूसरी तरफ उनसे बनने वाला प्रोडक्ट लिखा हुआ है। देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, पैराबेंजोक्विनोन। ये देखिए, जब कार्बन से डबल बॉन्ड ओ जुड़ता है, सी डबल बॉन्ड, मैंने बताया कीटोन बनता है। तो यहाँ पर बेंजीन जिनके दोनों तरफ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पैराबेंजोक्विनोन। पैरा क्यों? अगर आप इसको मेन ग्रुप मानेंगे तो इसके ठीक सामने वाली पोजीशन पैरा पोजीशन होती है, तो ये पैरा बेंजोक्विनोन। इसको मानेंगे तो इसके ठीक सामने वाली पैरा पोजीशन है। दो ऑक्सीजन नीसेंट ऑक्सीजन आइटम्स के साथ आपको क्या करा देना है, आपको रिएक्शन करा देनी है, तो यहाँ पर बेंजोक्विनोन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम एसिडिक कैमनोफोर लेते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, एनिलीन ब्लैक। ये एक डाई होती है ब्लैक कलर की। वहीं पर अगर आप बेसिक कैमनोफोर, क्षारीय कैमनोफोर, देखिए अम्लीय कैमनोफोर और क्षारीय कैमनोफोर का मतलब क्या है। अम्लीय कैमनोफोर का मतलब होता है कि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड क्रिस्टल होते हैं उसको आप एसिड में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बेसिक कैमनोफोर का मतलब है कि उसको बेस में डाल करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और न्यूट्रल का मतलब है पानी में डाल करके आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये तीन तरह के कैमनोफोर हैं और तीनों में अलग अलग तरह के कंपाउंड बन रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है एनिलीन ब्लैक, यहाँ बन रहा है एजोबेंजीन, यहाँ बन रहा है एजोबेंजीन तथा नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर। इसके बाद अगर यही रिएक्शन आप क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं ऑक्सीडेशन की, तो क्या बनता है, पैराबेंजोक्विनोन, मतलब कि यही कंपाउंड हमारा बनता है। अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बनता है पैरा अमीनो फिनॉल, यानी कि अमीनो ग्रुप जो है वो सामने प्रेजेंट होगा और अपोजिट साइड में क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पर इस तरह से बेंजीन रिंग जो आप देख रहे हैं बनेगी, इधर की तरफ OH ग्रुप होगा, इधर की तरफ NH2 ग्रुप, तो पैरा अमीनो फिनॉल बन जाएगा। वहीं पर अगर आप कैरो एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5, सल्फ्यूरिक एसिड का ही एक ब्रांच होती है जिसमें कैरो एसिड कहा जाता है इसको, H2SO5, अगर ये लेते हैं तो बनता है नाइट्रोबेंजीन, यानी जो NH2 है वो सीधे सीधे NO2 में बदल जाता है या फिर NO में बदल जाता है, तो बनती है नाइट्रोसोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लिया तो फिर वो ब्रेक हो जाता है, यानी NH2 ग्रुप अलग हट जाएगा, बेंजीन ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है, ये हमारा विघटन हो जाता है। अब यहाँ पर कंपाउंड बने हुए नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, बट स्टिल अगर रिएक्शन आ जाती है तो आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, लिख देना है, आप एनिलीन लिखेंगे और प्लस नीसेंट ऑक्सीजन लिखेंगे और एरो बना करके इनके जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो आप बना देंगे। बस इतना आपको करना होगा और आपकी रिएक्शन जो है वो सही हो जाएगी। तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी, जिसमें हमने ऑक्सीकरण पढ़ा कि एनिलीन जो है वो अलग अलग ऑक्सीकारक से अभिक्रिया करके किस तरह के उत्पाद बनाती है। इस तरह की जो रिएक्शंस हैं ये मोस्टली जब आप कॉम्पिटिशन लेवल प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शनल में आती है, यहाँ पर आपको टिक लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि किस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करने पर मतलब जो एनिलीन है वो जब बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है शिफ्ट बेस। ये हमने जब हम एथिलअमीन पढ़ रहे थे तो भी हमने वहाँ पर शिफ्ट बेस या शिफ्ट क्षार को उसको निर्माण के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से शिफ्ट बेस बनता है। ठीक वैसे यहाँ पर जब एनिलीन जो है बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी क्या बनाता है, शिफ्ट बेस। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन
और यहाँ से H2 जो है वो H2O के फॉर्म में निकल जाता है और ये C6H5CH जा करके इस N से जुड़ जाता है, बन जाता है C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5। इसका नाम होता है बेंजिल एनिलीन। बेंजिल एनिलीन इसका नाम पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर इस बेंजिल ग्रुप से एनिलीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसको हम कहते हैं शिफ्ट क्षार या शिफ्ट बेस। इसी के साथ NH2 ग्रुप्स के कारण होने वाली जो अभिक्रियाएं थी एनिलीन में वो खत्म हो गई हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया, यानी कि बेंजीन न्यूक्लियस की वजह से होने वाली रिएक्शंस। तो आपको सबसे पहले तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारा NH2 ग्रुप होता था वो क्या करता था। NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिंग में ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर को लेकर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाए थे हमने। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में ट्रांसफ़र करे आते हैं, यानी कि बेंजीन के नाभिक की तरफ मूव करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। तो जो अटैक करने वाला एजेंट होगा, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो बेंजीन नाभिक में, जो बेंजीन नाभिक है हमारे एनिलीन का, वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर आने वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर आकर के इस पर आक्रमण करेगा तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो हमारा जो NH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। वहीं अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ है, मेटा पोजीशन पर। तो उस कंडीशन में मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है। आपको ये पॉइंट अपने मन में बस क्लियर कर लेना है, अपने दिमाग में अगर आपने ये बात फिट कर ली कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हमारी रिंग को क्या कर रहा है, वो उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना रहा है या फिर मेटा डायरेक्टिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को तो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ करेगा अटैक, मेटा पोजीशन पर। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसी कंडीशन में यहाँ पर तीनों जगह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है यहाँ कम हो जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। और मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं आता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑर्थो और पैरा पोजीशन के बदले बढ़ जाती है। मतलब इसको इस तरह से अगर आप समझें तो ये बेंजीन में यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, X कोई ग्रुप है जो क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अगर जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ करेगा अटैक, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा। क्लियर हुई ये बात। और इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। बस यही होती है हमारी बेंजीन नाभिक के द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं। तो इसमें हमें 3 तरह की रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहली हमारी हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण, जिसमें हैलोजन से अटैक करेंगे। दूसरी है सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, और तीसरी है नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रेशन। तो यहाँ पर हम हैलोजन्स का अटैक कराएंगे, हम सल्फोनिल ग्रुप का अटैक कराएंगे और हम नाइट्रिक ग्रुप का अटैक कराएंगे। ये तीनों ही जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और अलग अलग कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म करते हैं। तो एक एक करके इन रिएक्शंस को देखते हैं। चलिए, तो हैलोजिनेशन में एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर, यहाँ पर हमने जो हैलोजन लिया है हमने ब्रोमीन लिया हुआ है, तो एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराने पर यानी कि ब्रोमीन जल से कराने पर हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होती है। यानी यहाँ हमने रिएक्शन में ये एनिलीन ले लिया
और इसकी रिएक्शन करानी है हमें 3Br2 से। ये क्या है? ब्रोमीन वाटर है, जिसे ब्रोमीन जल कहा जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ऑरेंज रेड कलर का या ब्लड रेड खून के जैसा लाल रंग होता है इसका, ब्रोमीन वाटर का। तो हमने Br2 ले लिया और इसकी रिएक्शन हम एनालीन से कराएंगे। तो जो Br है, 6 Br दिख रहे हैं, 3 Br जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन में से जो 3 हाइड्रोजन होंगे उन्हें हटा देंगे और उनकी जगह जा कर के खुद जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ से एक H हटेगा, एक Br आएगा, यहाँ से एक H हटेगा, एक Br आएगा, और यहाँ से एक H हटेगा तो यहाँ एक Br आएगा। माने 3 HBr जो हैं वो निकल गए, 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड हट गए, और ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन। क्यों? पहले पोजीशन पे हमारा NH2 ग्रुप है, वो मेन ग्रुप है, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो ये सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, तो 2,4,6, 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो, एनालीन से जुड़े हैं तो एनालीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन। सेम रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराने जाएंगे तो वहाँ पर 2,4,6 ट्राइक्लोरो एनालीन बनेगा। फ्लोरीन और आयोडीन ये रिएक्शन देते नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है साइज़ बहुत छोटा, आयोडीन साइज़ बहुत बड़ा, तो ये रिएक्शन जो है ब्रोमीन और फ्लोरीन देते हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण, यानी कि इसमें सल्फोनिल ग्रुप आकर के बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। देखिएगा क्या होता है, ये एनालीन है हमारी और ये रिएक्शन कर रही है किससे? H2SO4 से। किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पर सांद्र हमने H2SO4 लेना है और ये रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। अब रिएक्शन में हो गया क्या? सबसे पहले तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जाकर इस NH2 ग्रुप से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? H2SO4 ब्रेक होगा H प्लस HSO4 माइनस, और वो H प्लस जो है वो जाकर के NH2 से जुड़ जाएगा और बना लेगा NH3 प्लस, और साथ में जुड़ेगा HSO4 माइनस। जिसे नहीं समझ में आया वो ध्यान दे, H2SO4 जो है वो ब्रेक होगा H प्लस और HSO4 माइनस में। तो ये जो H प्लस है ये जाकर के इस H2 से जुड़ेगा और क्या बना लेगा? NH3 प्लस, और जो HSO4 माइनस है वो इसी से जुड़ जाएगा इस तरह से। क्लियर हुआ? इसको हम कहते हैं एनालीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या पड़ जाता है? एनालीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एनालीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में हम हीट करते हैं इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो उसमें से वाटर जो है वो निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और बचता है, देखिएगा क्या बचेगा। तो ये हमने बेंजीन रिंग बना ली और यहाँ पर बचता है हमारे पास NHSO3H, NHSO3H, और इसको कहते हैं हम सल्फोनिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है? सॉरी, सल्फेमिक। सल्फोनिक ग्रुप तो हमें जोड़ना है, इसका नाम पड़ जाता है सल्फेमिक एसिड, यानी कि सल्फेमिक अम्ल। तो ये हो गया सल्फेमिक, हिंदी में लिख देते हैं सल्फेमिक एसिड। तो ये जो सल्फेमिक अम्ल हमारे पास हमें प्राप्त हुआ है, इसका होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो SO3H ग्रुप है यहाँ से हटता है और इसके ठीक सामने जा कर के जुड़ जाता है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल करके इस NH में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला NH से जुड़ा तो NH2 बन गया, और ये SO3H ग्रुप जा कर के यहाँ जुड़ गया, और ये बन गया हमारा सल्फेनिलिक अम्ल। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सल्फेनिलिक एसिड। पहले क्या बना था? सल्फेमिक एसिड, सल्फेमिक अम्ल, और अब बना है सल्फेनिलिक एसिड, यानी कि सल्फेनिलिक अम्ल। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया? हमारे एनालीन की रिएक्शन H2SO4 से कराई,
तो H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक हुआ, जा करके NH2 से जुड़ गया और बनाया एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसको 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर यहाँ से वाटर जो है निकल गया, H2O निकल गया और बन गया NHSO3H, जिसका नाम था सल्फेमिक एसिड यानी सल्फेमिक अम्ल। और फिर इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुआ हीट करने पर तो बन गया सल्फेनिलिक एसिड। और इस तरह से एनालिन में सल्फोनिक एसिड क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जो एनालिन है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन और पैरानाइट्रोएनिलीन का मिक्सचर देता है, जिसमें जो पैरानाइट्रोएनिलीन है वो मेन प्रोडक्ट होता है और जो ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन होता है वो कम अमाउंट में फॉर्म होता है, यानी कि उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। जो मुख्य उत्पाद रहेगा वो पैरानाइट्रोएनिलीन रहेगा। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, इसके लिए सबसे पहले हमें एनिलीन की रिएक्शन करानी पड़ती है CH3COCl से। देखिए यहाँ पर ये हमने एनिलीन ली और इस NH2 इसकी रिएक्शन हमने करानी है CH3COCl से। तो इस रिएक्शन में HCl जो है वो निकल जाता है। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया और जो CH3CO ग्रुप है वो जाकर के यहाँ NH से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ का Cl HCl के फॉर्म में निकल गया। और यहाँ क्या बन गया, देखिए ध्यान से, ये एनिलीन थी तो ये NH से जुड़ गया, बन गया जा करके CH3CO ग्रुप। और इसको हम कहते हैं एसिटिनालाइड। क्या कहते हैं, एसिटिनालाइड। तो ये जो एसिटिनालाइड बना है हमारा, अब इसके बाद इसमें हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO3 के साथ। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, H2SO4 की प्रेजेंस में। जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई थी तो किसकी प्रेजेंस में हुई थी, HNO3 की प्रेजेंस में हुई थी। और जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो किसकी प्रेजेंस में होगी, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मिक्सचर मिलता है हमें। देखिए ये हमारा इस तरह से HNO3 जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर NO2 ग्रुप आएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा NHCH3CO और साथ में यहाँ पर NHCH3CO और जो NO2 ग्रुप है वो जुड़ा होगा ऑर्थो पोजीशन, मतलब कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें क्या मिल जाता है, मिक्सचर मिलता है। लेकिन अभी मेन प्रोडक्ट नहीं बना है, ये जो है ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, अनस्टेबल है। तुरंत हम इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन। तो वाटर से हमने इसकी रिएक्शन कराई इन दोनों प्रोडक्ट्स की एक साथ, क्योंकि ये मिक्सचर है, बीकर में जब बनेगा तो मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा। अब इसका हमें जल अपघटन कराना है। जैसे हम जल अपघटन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जल अपघटन कराने पर हमें मिल जाएगा हमारा NH2 और यहाँ पर NO2 और साथ में दूसरी तरफ NH2 और ऑर्थो पोजीशन पर NO2। तो इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और इसका नाम पड़ेगा पैरा नाइट्रोएनिलीन। तो इसमें से जो पैरा वाला है ये हमारा मेन कंपाउंड है, यानी कि मुख्य उत्पाद है, और ये थोड़ा सा साइड में जो है वो बन जाता है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ में जो बेसिक डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की हेल्प से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी बॉयल करके या किसी केमिकल रिएजेंट से रिएक्शन करा के इन्हें अलग कर लेते हैं। इसके साथ हमारा जो नाइट्रोएनिलीन का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। एक रिएक्शन बची है कपलिंग रिएक्शन, जो आपको नेक्स्ट टाइम पे बता दी जाएगी। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।